हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका श्री सूद में। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं दो और राजवंश उसी श्रेणी में जिसमें हम कल पढ़ रहे थे लास्ट वीडियो में। वो क्रम था भारत में विदेशियों का शासन। बड़े दुख के साथ बताना पड़ रहा है भारत में विदेशियों का शासन रहा है। ठीक है, विदेशियों का शासन। उसी क्रम में आगे दो वंश पढ़ेंगे और आज जानेंगे कि कैसे भारत सोने की चिड़िया कहा जाता था। इतना सोने के सिक्के का प्रवाह हो गया कि उस लेवल पर सोने के सिक्के होने लगे कि मरे हुए चूहों तक का मूल्य सिक्कों से गिनने लगा। सिक्कों का इतना बड़े स्केल्स पे भारत में प्रवाह हो गया। कैसे एक राजा जिसने भारत में सोने के प्रवाह को उस लेवल पे ले गया कि आज भी उसके नाम से ज्वेलर्स की दुकानें हैं, दैट इज कनिष्क ज्वेलर्स। ठीक है, आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं दोस्तों वो होगा पहले पार्थियन या पहला वंश, उसके बाद में दूसरा कुषाण वंश। कुषाण वंश में बेशक विदेशी था, इंडिया में आया, लेकिन इंडिया के जो सांस्कृतिक धरोहर में इसने बहुत बड़ा अपना योगदान दिया और उस योगदान से भारत की संस्कृति को आगे लेके चला। देखिए दोस्तों, हमने कल दो वंश पढ़े थे। हमने भौगोलिक स्थितियों को समझाया, कंटेम्परेरी जो चीजें थी उनको समझाया, ये कैसे आखिर मजबूरी हुई इन लोगों की कि ये कबीले आए, इन्हें कहीं ना कहीं जाना था। और जहां कमजोर सत्ता दिखा कि भाई यहाँ पर राजनीतिक शून्यकरण है, वहां पे भाग के इंडिया में आए। इंडिया में जो थे इनके अटैक्स को रोकने की क्षमता नहीं थी, तो ये आगे कब्जा लिए और अपना शासन स्थापित कर दिए। उसमें दो वंश हमने पढ़े। पहला था इंडो ग्रीक, जिसको हिंदी यूनान कहा जाता है, दूसरा शक हमने पढ़ा। अब दूसरे वंश की बात करने वाले हैं दोस्तों, पार्थियन पहला और कुषाण। उससे पहले एक सामान्य समझ आपकी विकसित हो जाए, इसलिए हम कुछ चीजों को मैप के थ्रू समझेंगे। देखो, ये जो आपकी स्थिति है ये मौर्योत्तर काल की स्थिति है। मौर्योत्तर काल की स्थिति है। भारत को ऐसे बांट दो चार भागों में, तो क्या देखोगे, ये जो हिस्सा है इसको अगर पूर्व मान लो तो ये पश्चिम हो गया, ये उत्तर हो गया और ये दक्षिण हो गया। इसको बोलेंगे उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम का एरिया। उत्तर पश्चिम के एरिया में क्योंकि इन्वेजन कहां से हो रहा है, जमीनी स्तर से। जमीनी स्तर से ही तो एंट्री हो रही है घुसपैठियों की इंडिया के अंदर, क्योंकि नेवी विकसित नहीं हुई है अभी तक। नेवी उस लेवल पर नहीं है युद्ध लड़े जा सके। जमीनी स्तर पे जब घुसपैठियों की एंट्री होना शुरू हुई है, या ये जो घुसपैठियां है ना, ये वो हारे हुए और गिरे हुए कबीले हैं जो यूनान से, यूरोप से हार हार के भाग करके आए। बैक्टीरिया साम्राज्य ने इनको खदेड़ दिया। ईरान के भी कुछ कबीले थे। तो ये सब मतलब कि यूरोपियंस लोग बोलते हैं हमारा जो है कंट्री जो बहुत श्रेष्ठ है, इसका इतिहास बहुत श्रेष्ठ रहा है। यूरोपियन कंट्री का इतिहास जो है ना इतना बदतर रहा है कि इंडिया का इतिहास उसके मुकाबले 100 गुना नहीं, 1000 गुना अच्छा है। क्योंकि यहाँ गुलामों के प्रताप तो रहे, लेकिन गुलामों को उस लेवल पे नहीं यूज करा गया कि गुलामों को बिल्कुल मानवतावादी मूल्यों से नीचे गिरा करके मट्टी खराब कर दी जाए, ऐसा नहीं किया गया। जबकि यूरोप में जो शासन रहे, रोम के शासन ने तो, जो रोमन साम्राज्य था उसने तो बहुत ही ज्यादा स्थिति ऐसी गड़बड़ कर दी कि पशु मानव में बिल्कुल ही यही खत्म कर दिया कि पशु और मानव में कोई अंतर है। वहां खेल के मैदान में मानव का युद्ध होता था, एक मर जाता था और दूसरा जिंदा बचता था, वहां तक वो युद्ध करवाते थे। ये स्थितियां पैदा करती थी कि इसी तरह से पशु मर जाए तो कोई, जब इस सोसाइटी को पशु के मरने पे कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, इसी तरह से मानव के मरने पे प्रभाव शून्यता हो गई। कोई बात नहीं, मर गया तो गुलामी तो था, कौन सा इंपोर्टेंट पर्सनैलिटी था। ठीक है, इतना बेकार इतिहास रहा। लेकिन हाँ, इतिहास के अलग वो लोग सुधरे और सुधर करके आगे ऐसा ना हो इस चीजों का ध्यान किया। ये होता है इंप्रूवमेंट। इतिहास पढ़ के अपने आप को सुधार के आज की स्थिति में ऊपर ले आना। ठीक है, वही हमें भी ऐसा करना चाहिए कि हमसे अगर इतिहास में गलतियां हुई हैं तो उनसे सीख करके आगे उनको इंप्रूवमेंट के लिए आगे बढ़े, तब देश का विकास होता है। एक अलग मेगा स्किल्स है। तो भारत की स्थिति देख रहे हैं उस समय की दोस्तों। तो ये इंडिया में एंटर करे हैं विदेशी शासक, दोनों के दोनों देखो, शक, पार्थियन, कुषाण, ये तीनों का शासन इस एरिया में फैला रहा। ये इनका मेजर एरिया रहा। मेजर समझते हैं कि ज्यादातर क्षेत्र इन एरिया में था। हाँ, कुछ कुछ इधर भी बढ़े, इधर बढ़े, वो एक अलग बात है, लेकिन मेजर इसी एरिया में था, उत्तर पश्चिम में।
यहाँ आपका गुजरात वाला हिस्सा हो गया, इधर राजस्थान वाला हिस्सा हो गया, पंजाब हो गया, यहाँ कश्मीर का हिस्सा हो गया, ठीक है। ये सब इसमें मेजर रहा ये 3 राजवंश, शक, कुषाण, पार्थिन, पहला वाला, ठीक है, समझ सकते हैं। ये 3 राजवंश हम लोग आज ये 2 आज पढ़ लेंगे, ये आपका पार्थिन और कुषाण और शक हम कल पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा कि ये देखो ये अभी भी हिस्सा बचा हुआ है किसका दोस्तों, मगध साम्राज्य का, मगध साम्राज्य का। मगध साम्राज्य के बाद में मौर्य साम्राज्य आया। मौर्य भी मगध फोकस था, लेकिन उसने अपना विस्तार ज्यादा कर लिया। अब उस पर भारतीय राजवंश काबिज हो जाता है। ये विदेशी हैं, बिल्कुल दिमाग में क्लियर रखेंगे, ये जो राजवंश है सबके सब विदेशी हैं, जो हमने कल और आज पढ़े हैं। लेकिन इंडिया की राजनीति भी कंटेम्परेरी चल रही है। कैसे? मौर्य खत्म हो गए हैं, मौर्य के बाद में गद्दी पे शुंग वंश आ जाएगा। देखो शुंग और कर्ण, ये दोनों पढ़ेंगे आगे। ये दोनों पाटलिपुत्र में हैं, ठीक है। वहीं देखिए नीचे की तरफ 2 वंश पढ़ने का कोशिश करते हैं। एक सातवाहन वंश है, ये देखिए दक्कन की एरिया में सातवाहन वंश है। यहाँ बहुत महान राजा हुआ गौतमीपुत्र सतकर्णी, गौतमीपुत्र सतकर्णी, ये सातवाहन वंश से आगे पढ़ेंगे बताएंगे। और इधर कलिंग की साइड में चेदी वंश हुआ। तो नीचे जो है चोल पांड्य और चेदी, ठीक है। चोल चालुक्य और चेदी, सॉरी, चोल चालुक्य और चेदी, ये 3 तरह की चीजें हैं जो साउथ इंडिया में पढ़ने पड़ेंगे। साउथ इंडिया पढ़ेंगे तो साउथ इंडिया में 3 महा जो है इनको पढ़ना पड़ेगा। तीनों में कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा रहता था, ठीक है। तो हमने मोटा मोटी समझ विकसित कर ली कौन सा एरिया किसके पास में होल्ड था उस समय, ठीक है। अब जो राजवंश हम शुरू करने वाले हैं वो है दोस्तों पार्थियन या पहला, ठीक है। पहली बात ये थे कहां से, तो ये लोग जो थे आपके दोस्तों उत्तरी ईरान से बिलोंग करते थे। ईरान से, उत्तरी ईरान से। ईरान पता है, ईरान ये सब एरिया जो आज मिडिल ईस्ट का एरिया है वो ईरान से लोग बिलोंग करते थे। ये इंडिया में आए, शकों को पराजित किया और शकों की जगह इन्होंने ले ली। शकों को हटा करके ये गद्दी पे बैठ गए। लेकिन इनका जो क्षेत्रफल था वो शक की अपेक्षा बहुत कम था, ठीक है। इनका क्षेत्रफल शकों की अपेक्षा बहुत कम था। इसका फाउंडर जो था मिथ्राडेट्स नाम का एक बंदा था, जिसके बारे में कुछ ज्यादा नहीं मिलता है एविडेंस, इस वजह से थोड़ा कॉम्प्लिकेशन हो जाता है कि क्या मिथ्राडेट्स इत्यादि इत्यादि, ठीक है। लेकिन ये आकर के पेशावर में पहुंच गए। कहां पहुंचे दोस्तों? पेशावर। पेशावर आज भी है ना, पेशावर। इस पेशावर का पुराना नाम पुष्पपुर है। पेशावर का पुराना नाम पुष्पपुर, ठीक है। पेशावर पाकिस्तान में है, पेशावर। तो ये आकर के स्थापित किया पहला वंश को। इसके बाद में सबसे फेमस राजा हुआ इस वंश का वो हुआ दोस्तों गोर्ड ऑफ फर्नेस। गोर्ड ऑफ फर्नेस को केवल याद रखेंगे क्योंकि ये जो राजा है थोड़ा फेमस हुआ पार्थियन वंश का। इन्होंने भी इंडिया में सिक्के विक्के इत्यादि को छपाना चालू रखा। लेकिन इनके काल में जो है सोने की छपाई की जो सोने की शुरुआत हुई थी इंडो ग्रीक से। सोने के सिक्के की छपने की शुरुआत इंडो ग्रीक से हुई है दोस्तों। और इंडो ग्रीक के बाद में ये सिक्के थोड़ी मात्रा इनके काल में कम होगी, पार्थियंस के काल में, पहले के काल में, ठीक है। क्योंकि इनकी क्षमता भी आप देख सकते हैं कि शकों के अपेक्षा थोड़े कम क्षेत्रफल ये लोग विराजमान है, ठीक है। और थोड़े कमजोर भी हैं, इसलिए सत्ता ज्यादा समय तक नहीं चला पाएंगे, हट जाएंगे। गोर्ड ऑफ फर्नेस से एक चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है, वो ये है दोस्तों कि सेंट थॉमस इंडिया में सबसे पहला मिशनरी कौन आया था जो क्रिश्चियनिटी को इंडिया में फैलाना चाहता था? वो था सेंट थॉमस। और ये जो सेंट थॉमस था वो इसी के काल में आया था, गोर्ड ऑफ फर्नेस के काल में इंडिया आया था सेंट थॉमस, ठीक है दोस्तों। तो हमने पहला वंश के कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को देख लिया, ठीक है। अच्छा, इन्होंने धार्मिक स्तर पे कुछ ऐसा हैवी काम नहीं किया ताकि इनका जो जिक्र है वो धार्मिक अभिलेखों में मिलता। क्योंकि जो राजा देखो कुछ बड़ा काम कर देता है उसका इतिहास छुपाए नहीं छुपता। मान लो राजा युद्ध में मार दिया गया और उसके इतिहासकार ने जो इतिहास लिखा, मान लो राजा है और राजा किसको अपॉइंट कर लिया, अब वो इतिहासकार लिखेगा तो क्या लिखेगा? राजा बहुत अच्छा था भाई साहब और प्रतापी इतना कि एक को मारता था 4 मर जाते थे। क्यों? उसका अपॉइंटी है, उसका उसी का प्रशंसा करेगा, ठीक है। दूसरा राजा आया उसको हरा दिया और हरा के क्या किया तो उसके इतिहास को जला दिया। लेकिन यदि उसने कंट्रीब्यूशन करा होता किसी महान चीज में, जैसे महान चीज जैसे संस्कृति में कुछ कंट्रीब्यूशन करा होता, भारतीय संस्कृति में, भारतीय संस्कृति कैसे कोई मंदिर बनवा दिया,
या किसी भी तरह का कोई धार्मिक अनुष्ठान में भाग ले लिया हो, जिस धर्म से बिलोंग करता हो, जिस धर्म में उसका फेथ हो, मान लो उसका फेथ मान लीजिए बुद्धिज्म में है, जैनिज्म में है, उसका फेथ हिंदुइज्म में है, जहां भी उसने कुछ महान काम कर लिया तो वो धर्म के आधार पे उसका इतिहास मिल जाता। इन लोगों ने ऐसा कुछ खास किया नहीं, लेकिन इसके बाद वाला जो राजवंश आने वाला इसका इतिहास मिला, अच्छे लेवल पे मिला, और ये एक तरीके से भारतीयकरण की प्रक्रिया में शामिल हुए और ये विदेश से लेकर के भारतीय जैसा बिहेव करने लगे। ठीक है, बेशक विदेशी तो भारतीय जैसा बिहेव करने लगे, बोले महाराजाधिराज हैं हम, बोले महाराज हैं, कहा क्यों ले रहे हो, इस तरह का। देखो, और यहां तक आते आते एक चीज और क्लियर कर देते हैं कि किंगशिप थ्योरी डेवलप नहीं हो पाई है, हेरिडोटिकल सिद्धांत भी डेवलप नहीं हो पाया। हेरिडोटिकल सिद्धांत समझते हो कि राजा का बड़ा पुत्र ही राजा बनेगा, इस तरह का सिद्धांत डेवलप नहीं है। इसी वजह से आप देख सकते हो कि राजा का बड़ा बेटा ही राजा बनेगा, इस तरह का सिद्धांत ना होने के कारण ही जो है आप देख सकते हैं कि इससे पहले वाले वंश पढ़ाए उसमें भी राजाओं का नाम आए तो ये नहीं पता चला कि कौन किसका बेटा है और कौन किसका पिता है। ठीक है, क्योंकि अभी अग्रज पुत्र का राजनीति में स्थापित होने का सिद्धांत नहीं आया है कि बड़ा बेटा ही राजा बनेगा। हाँ, हिंदू राजाओं में ऐसा था, इसी वजह से उत्तराधिकार के युद्ध जो है थोड़े कम होते थे। मुस्लिमों में ऐसा नहीं था, इससे आप देखेंगे कभी भी मुस्लिम कोई बड़ा राजा मरता था तो तुरंत ही उसका राज्य जो है गृह युद्ध में चला जाता था, क्योंकि अब राजगद्दी के लिए सब हकदार। बोले हम भी का कम है का, बोले भैया 70% तो हम 90% लाए हैं परसेंटेज इन बेसिस ऑफ युद्ध कला, शास्त्रार्थ, धार्मिक शिक्षा, है ना। तो अब देखो, लेकिन वास्तविकता तो ये मेरिट के आधार पर होना चाहिए था, लेकिन अब छोटा वाला कितना ही प्रतिभावान क्यों ना हो, बड़ा वाला राजा बनेगा, बड़ा बेटा। तो वो सिद्धांत हिंदुइज्म में था, लेकिन और धर्मों में वो इतना बेसिक नहीं था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसकी तरफ। तो हम पढ़ाने वाले हैं आपको कुषाण वंश, बहुत महान साम्राज्य। देखो, महान तो कहना मजबूरी है क्योंकि इतने कंट्रीब्यूशन इंडिया में दिया, हालांकि था विदेशी, इंडिया में कब्जा लिया, लेकिन क्या करें, इसको कोई भी प्रतिरोध नहीं करने वाला था समझ सकते हो, विदेशी आ रहा है उसका कोई प्रतिरोध नहीं, बोला ठीक है आइए, क्या फर्क पड़ता है, बोला ये व्यापार में करो, व्यापार में कहा है, आप करिए, कोई और करिए, हमको कहा है, हमको पैसा चाहिए, हमको कहा है, हमको तो अपना भरण पोषण चाहिए। बोला ठीक है, व्यापार कर लिया, पूरा चीजों का हथियार लिया, बोला आज हम राजा का, ठीक है तुम राजा रहो, कोई और रहे, हमको तो कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं, ना तो वो राजा कुछ देता था ना ये राजा कुछ देता था। ये उदासीनता आज भी है लोगों के अंदर। बोले वोट देने जाइए, बोले कहा नहीं वोट, बोले गवर्नमेंट चेंज हो जाएगा, बोले गवर्नमेंट चेंज कहाँ हो जाएगा, और नहीं हो जाएगा तभी तो भुगतते हो ना, फिर काहे कहे तो भाई कि चीजें ऐसी ऐसी बिगड़ रही है, काहे अपने राइट का सही इस्तेमाल नहीं, बोले क्या फर्क पड़ता है, कौन गवर्नमेंट रहे, हमको कमाना है, हमको खाना है। बोले कमाने खाने के बीच में एक सिस्टम होता सेविंग, गवर्नमेंट सही चुनोगे तो कमाने खाने के बीच में सेविंग बढ़ेगा तुम्हारा, वरना तुम कमाओगे और खाओगे, सेविंग नहीं कर पाओगे, समझे। चलिए आगे चलो दोस्तों। तो एक कबीला था जिसका नाम था यूची, जिसका जिक्र हमने कल भी किया था। इस यूची कबीले के 5 क्लेन हुए, 5 कबीले हुए इसके, उसमें से एक कबीला था जो कुषाण के रूप में भारत आया। इस 5 कबीलों में से एक जो है कुषाण के रूप में भारत आ गया दोस्तों। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बहुत बड़े एरिया पे इसने अपना राज्य स्थापित किया, बहुत बड़े एरिया पर, बहुत बड़ा एरिया, सेंट्रल एशिया से लेकर के वाराणसी तक का एरिया इसके कब्जे में था दोस्तों। इस वंश के, कुषाण वंश की बात कर रहे हैं, मैं राजाओं की बात नहीं कर रहे, राजा तो एक ही करके उठाएंगे इसके, अभी पर्टिकुलर कुषाण वंश की बात चल रही है। कुषाण के कब्जे में दोस्तों सेंट्रल एशिया से लेकर के वाराणसी तक का एरिया। Whenever we are talking about the Central Asia, then we are introducing the Middle East and the some of the part of China. Got it? कुछ पार्ट चाइना का, मिडिल ईस्ट का भाग सेंट्रल एशिया बोला जाता था उस समय। ठीक है, तो सेंट्रल एशिया से लेकर के वाराणसी तक का भाग, समझ सकते हो, वाराणसी तक का भाग, वाराणसी कुछ यहाँ होगा, ये वाराणसी। ठीक है, इसको और आगे ले, यहाँ पाटलिपुत्र यहाँ होगा, वाराणसी यहाँ होगा, तो पूरा एरिया जो है जो सब उसी का कब्जे में है, ये सब एरिया सब एरिया उसके कब्जे में है, सेंट्रल एशिया लेकर के वाराणसी तक का। इसका एविडेंस कैसे मिलता है? देखो सर, ये वो वंश आने वाला है जिसने भारत में
मैक्सिमम सोने का सिक्का चला दिया, मैक्सिमम सोने का सिक्का चलाया। कभी भी प्रश्न बोले कि सोने के सिक्के की शुरुआत करने वाला राजवंश कौन सा है? कुषाण। नहीं भाई, नंबर लेके नहीं दे के आओगे, वो इंडो ग्रीक है। शक हो तो शक लगा देना। लेकिन सोने के सिक्का को अधिकतम मात्रा में किसने लाया और शुद्ध सोने के सिक्के दोस्तों, तो वहां कुषाण आएगा, अधिकतम और शुद्ध आए तब। अंतर समझ लेना दोनों प्रश्नों में, यही भटकते हैं। समस्या ये नहीं है हिस्ट्री में नंबर नहीं आते, समस्या ये होती है कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं, चीजों को क्लियरली आप पढ़ा नहीं होता है तो कंफ्यूजन में नंबर गवा देते हैं। बहुत बड़ा कंटेंट पढ़ लो, डेप्थ में पढ़ लो, लेकिन पेपर तक नहीं ले जा पाओगे, उसी मतलब का कोई कंटेंट नहीं है भाई, स्पष्ट बता रहा हूं आपको। इतना डेप्थ पढ़ लिया, बोला सर आप तो कहां डेप्थ पढ़ाते हैं, हम तो एक और बुक ले लेंगे उसमें और डेप्थ में उतर जाएंगे। पूरा पूरा 4-4 पेज में हम जो है केवल कुषाण पढ़ेंगे और 2 पेज का कोलुट पढ़ लेंगे। वो हजारों फैक्ट पढ़ लिए, लेकिन उन हजारों फैक्ट में से 10 फैक्ट भी पेपर में ले जाने की कंडीशन में नहीं हो। हिस्ट्री में सबसे बड़ा सेटबैक है कि आप पेपर तक ले जाने की कंडीशन में होते हैं और क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे। बोले क्यों अटेम्प्ट करोगे? क्वेश्चन इस तरह से अटेम्प्ट करोगे, तुमको लगता है कि तुम पढ़े हैं कुषाण बहुत अच्छी तरह, बोले ये नहीं तो ये होगा, ये तो सुने ही थे, ऐसे नहीं होता है। वही नंबर लेने की बजाय आप देके चले आते हो। हिस्ट्री में सबसे ज्यादा बच्चे अटेम्प्ट करते हैं, उनको लगता है हिस्ट्री तो पढ़ा हुआ है, हिस्ट्री में कहा एक बार कोई ज्योग्राफी और साइंस से घबरा जाएगा और छुएगा नहीं ना, साइंस में पूछना भाई इसको नहीं छुएंगे, ये कहा पता परमाणु बम निकल कर सीधा हमारे ऊपर गिर जाए। साइंस के क्वेश्चन वो गलत नहीं करेगा, अगर उस पर आता नहीं होगा ना, सही नहीं करेगा तो गलत भी नहीं करेगा। वो क्वेश्चन की स्थिति बता रहा हूं पेपर में, अगर वो क्वेश्चन पर करने नहीं आता है, वो सही नहीं करेगा तो गलत भी नहीं करेगा, बोले छोड़ देना हमें नहीं आता था। लेकिन हिस्ट्री के साथ ऐसा नहीं करेगा, हिस्ट्री में जरूर अपना जो है उंगली घुसाएगा, और जहां उसकी उंगली घुसा वहीं कहते हैं कि जो पत्थर का साइज देख करके उंगली घुसाना चाहिए, कि कहीं पत्थर में ऐसा ना हो उसके नीचे से जो कंकड़ लगा वो निकल जाए, उंगली जो है दब के खत्म हो जाए। ये है एक्चुअल मुआवजा उंगली करने का, ठीक है? तो फौरन मत समझना, तुम लोगों ने तो इसका मतलब ही चेंज करके उंगली करना ठीक है? तो हमने क्लियर किया कि चीजें क्या थी। अब देखो इसका विस्तार कितना बड़ा था, इसके बारे में कैसे पता चलता है कि इसके सिक्के पाए गए दोस्तों, अलग अलग जगह पे सिक्के पाए गए इस काल के, और देन इसके लेख भी पाए गए, शिलालेख। तो जहां जहां से मिले वो एरिया मान सकते हैं, देखो पश्चिम भारत का, मध्य पश्चिमी भारत का, मध्य पश्चिम भारत, पूरब पश्चिम मध्य पश्चिम भारत एरिया, और सिंधु का एरिया, सिंधु वैली, ठीक है? मथुरा काफी लंबे समय तक कुषाणों के पास रहा। सेकंड इनका राजधानी भी था, ठीक है? वाराणसी में भी इनका कब्जा था। वाराणसी बहुत प्राचीन नगर है, इवन एक थ्योरी ये भी कहते हैं कि वाराणसी को जो भगवान शिव ने बसाया था। अब इस थ्योरी पे तो हम नहीं जा सकते, लेकिन साइंटिफिकली बहुत प्राचीन शहर है और बहुत वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बने हुए घाट है उसमें दोस्तों। वाराणसी के बारे में 2 फैक्ट मैं आपको जोड़ देता हूं। तो वाराणसी के बारे में कहीं पढ़ा था मैंने, उस पर वो आ गया तो बताते हैं कि वाराणसी के जो घाट हैं 6.8 किलोमीटर एरिया में वाराणसी में केवल घाट है, लगभग 7 किलोमीटर एरिया में घाट है दोनों तरफ, ठीक है? और घाटों का जो डिजाइन है वो स्टील को ध्यान रख करके बनाया गया है कि भाई जमुना का गंगा मैया का जो है जलस्तर 50 से 60 फीट भी बढ़ जाए तो डूबता नहीं, मतलब मंदिर नहीं डूबेगा, सीढ़ियां डूब जाएंगी, ठीक है? और जब कोई बाढ़ वगैरह की स्थिति आए तो गाद जो है वो जब छूट जाती है गंगा अपने उफान पे, वही उसको बाढ़ से बचाती है। नगर कभी बहा करके बर्बाद नहीं हुआ वाराणसी, इतना साइंटिफिकली बताया गया है। तो सोच सकते हो करीब बोला जाता है वाराणसी कितना कम पुराना होगा, तो कम से कम 1500 से 2000 साल पुराना तो है वाराणसी कम से कम, ठीक है? तो कभी भी उस शहर को कभी भी गंगा मैया ने पूरी तरह नष्ट नहीं किया, खत्म नहीं कर दिया बिल्कुल, ठीक है? इस वजह से वाराणसी शहर बहुत साइंटिफिकली बसा हुआ है, दुनिया के सबसे प्राचीन शहरों में से एक है ये, ठीक है? चलिए, वाराणसी में भी इनका कब्जा था। इधर श्रावस्ती तो आप देख सकते हैं आज कहाँ, बिहार में श्रावस्ती, और कौशाम्बी। श्रावस्ती यूपी में है, यूपी में है, कौशाम्बी जो इलाहाबाद के पास में है,
क्लियर कर लूंगा मैं, यूपी में बिहार में कंफ्यूजन हो रहा है ना। और कौशाम्बी जो है दोस्तों वो इलाहाबाद में है, यूपी में है, ठीक है। ऐसा भी एरिया में इनके सिक्के और स्कैचर मतलब इनके कुछ अभिलेख वगैरह इत्यादि मिले, ठीक है। अब इनके राजाओं की बात कर लो जहां पे प्रश्न बनता है, तो सबसे पहले हुई द फाउंडर ऑफ दिस कुषाण वंश एंड द यूचिक ट्राइब, तो दैट इज कुजूल कटफिसस। बोला सर कहा खतरनाक सा नाम है भाई, कुजूल को कट और फिसस, बोला कुजूल को कट कर दो फिर उसको फिसस कर दो, ठीक है। 1564 एडी में इसने फाउंड किया क्या कुषाण वंश दोस्तों, इसको कटफिसस फर्स्ट भी बोला जाता है, ठीक है। और इससे रिलेटेड ज्यादा फैक्ट है नहीं दोस्तों, और सबसे ज्यादा जिक्र मिलेगा इसके बाद में वो मिलेगा बिम कटफिसस का। अभी किसी भी दृष्टिकोण से कुजूल कटफिसस के बेटे नहीं थे, स्पष्ट कर दे रहा हूं, बिम कटफिसस किसी भी दृष्टिकोण से कुजूल कटफिसस के बेटे नहीं थे, ठीक है दोस्तों। तो आप देख सकते हो जो हम भी देख रहे हैं कुषाण वंश, क्योंकि जो बिम कटफिसस है, बिम कटफिसस को फेमस होने का केवल एक कारण है, वो ये कि इन्होंने अपने सिक्के और स्केचर्स जो बनवाए वो ये सैव मतावलंबी हो गए थे। सैव धर्म हमने पढ़ाया था आपको, सैव के बारे में डेप्थ नॉलेज चाहिए वीडियो पे जाकर के, यहां से मतलब चैनल पे जाइए, चैनल प्लेलिस्ट है हिस्ट्री का, उसमें जाकर के सैव धर्म को आप उठा लीजिए, ठीक है, वहां से देखिए। तो सैव धर्म के मतावलंबी हो गए थे बिम कटफिसस, इसको कटफिसस सेकंड में बोला जाता है, ठीक है दोस्तों। अब देखो इसी वजह से ये फेमस हुए क्योंकि ये इनके जो सिक्के पाए गए उस सिक्कों पे से मतावलंबी थे शिव, नंदी और त्रिनेत्री, तीनों के फोटो थे। महादेवेश्वर का नाम से एक सिक्का पाया गया, इस पे लिखा हुआ था महादेवेश्वर, ठीक है। शिव के सिक्के, नंदी के सिक्के, त्रिनेत्री, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के सिक्के दोस्तों पाए गए बिम कटफिसस से। अब देखो इसने कुछ उपाधियां भी धारण करी दोस्तों, जैसे गोल्ड का लार्ज नंबर ये भी प्रोड्यूस करा, लेकिन लार्जेस्ट की बात करें तो कनिष्क करेगा, ठीक है। इसने कुछ उपाधियां धारण करी क्योंकि डिवाइन थ्योरी ऑफ किंगशिप की बात हो रही है कि राजत्व का देवतावादी सिद्धांत के भगवान हर जगह नहीं हो सकता है, इस वजह से उसने क्या बनाया, राजा बनाया। जिस तरह से आजकल आप सुनते हैं भगवान हर जगह नहीं हो सकता, इसलिए उसने मां बनाई। इस बात पे हम एग्री करते हैं भाई, क्योंकि मातृत्व जो है, जो मां देती है मातृत्व, तो निश्चल प्रेम है वो निश्चल प्रेम कैसा है? बोला आजकल जो तुम प्रेम करते हो, तुम क्या सब करते आए, सदियों से चलता आ रहा। जैसे रात के 11 बजे सबसे बाह्यात प्रश्न होता है, मेरे बाबू ने खाना खाया, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो, उधर क्या रिप्लाई आएगा, खाया? नहीं। अगर लड़की पूछी लड़के से, सपोज करना कि आपने खाना खाया, तो बोलेगा नहीं आपने खाया, क्रॉस क्वेश्चन करेगा, वो नहीं यार मन नहीं था, बोले यार मन तो मेरा भी नहीं था, मैंने नहीं खाया। जबकि 11 बजे दोनों खा करके बैठे हुए चकाचक, लेकिन बात शुरू करने का प्रोसेस देखना, मेरे बाबू ने खाना खाया, लेकिन वो जवाब नहीं देगा, बोला दूसरा क्या कह रहा है उस हिसाब से अपने कंफर्ट जोन में जवाब दूंगा। और अगर कहीं अगले ने बोल दिया भाई तुमने खाना खाया, कहां खा लिया, ये तुम पूछते ही नहीं हो मैं खाऊं नहीं खाऊं, तुम्हें क्या लेना, मैं मर जाऊं। मां क्या होता है निश्चल प्रेम कि मां वो होती है कि घर में आटा नहीं है, 4 रोटियां हैं, 4 लास्ट रोटी बची है, बच्चा खाने बैठ गया 2 रोटी खाता था, 2 खाने बाद बोला मां सब्जी अच्छी बनी है 1 रोटी और दे दो, मां बोले ले बेटा, इतने प्यार से अपना पेट काट के जो देती है ना, वो होती है मां निश्चल प्रेम। वो प्रेम नहीं है जो प्रेम तुमने वास्तविक नहीं है, अवास्तविक रूप से तुमने बनाया है, कृत्रिम प्रेम है वो। निश्चल प्रेम मां का होता है, मां का नहीं, परिवार के लिए बहुत सारे लोग निश्चल प्रेम करते हैं, अपनी खुशियों को दांव पे लगा देते हैं। जहां तुम अपनी खुशी से अपनी खुशियों को दांव पे लगा दो, वो होता है निश्चल प्रेम, वो वास्तविक प्रेम है। बाकी सब बनाया हुआ है, आडंबर है, ढोंग है। मेरे बाबू ने खाना खाया, इस ढोंग मत फंसो भाई, ना तो तुम यहाँ के रहो ना वहां के रहो, ठीक है। चलिए आगे केस पढ़ रहा था देखिए आता है पेपर, मतलब कभी आप पेपर का लोकल खोल लो तो उसमें क्या लिखा हुआ था, प्रेमी ने प्रेमिका के बेवफा होने पर कर दिया कत्ल। चलो कोई दिक्कत नहीं, आगे पढ़ा तो पता चलता प्रेमी जो है
वो दोस्तों शादीशुदा है, लेकिन जिस लड़की से उसका संबंध था मतलब ये कई औरों से बात करते उसको काट डालेंगे। मतलब देख रहे हो किस लेवल का हिसाब किताब पहुंच गया है कि अगला शादीशुदा है और लेकिन तुम किसी और से बात कर रहे होगी ना, काट डालेंगे। उसने कत्ल कर दिया। बोला है हंसी वाला बात। ऐसा होता है लोकल न्यूज चैनल का कोई देख लिया करो आप, लोकल न्यूज का पेपर उठा करके ना पलटे और बड़ा मजा आता है। मजा नहीं आता है पर देखो दुख की बात है कि 3 पेज में कम से कम आपको 5 तो मर्डर की खबरें मिल जाएंगी। एक हेडिंग और बताते थे वो 2 दिन पहले कि दोषी निर्दोष मारा गया। बोला हम पढ़े में दोषी निर्दोष मारा गया तो एकदम दिमाग का फ्यूज उड़ेगा, दोषी निर्दोष कैसे मारा गया, ये क्या बात है। जब आगे पढ़े तो पता चला कि व्यक्ति था जिसका नाम था निर्दोष और वो दोषी था तो उसको पुलिस ने मार दिया एनकाउंटर में। समझ सकते किस लेवल का जो है हो रहा है पत्रकारिता। फिर दोषी निर्दोष मारा गया। आज करीब जब निर्दोष था तो मारा कहा गया। चलो आगे आओ। तो इसने दोस्तों उपाधि धारण करी महाराज, महाराजाधिराज, सर्वलोकेश्वर, महेश्वर, ये 4 उपाधि इसने धारण करी। ठीक है, क्योंकि दिखाना चाहता था कि देखो मैं महाराज राजाओं और राजाओं का भी राजा हूं, मैं सर्वलोकेश्वर, सर्व लोकों का अधिपति हूं मैं। लोक का कॉन्सेप्ट आता है ना हिंदी में, लोकों का कॉन्सेप्ट है कि जो है लोक है ना, ये भूलोक है, उपस्वर्ग लोक है, नरक लोक है। तो बोले सब लोकों का मैं स्वामी हूं, सर्वलोकेश्वर हूं, महेश्वर हूं। ठीक है दोस्तों, अब आ जाओ फटाफट कनिष्क पे। कनिष्क द ग्रेट, बोले देखो ये है ना, ये इंडिया को एक्चुअल में सोने में रिच बनाया था। ये बंदा था एक्चुअली इसने इंडिया को सोने में रिच बनाया था। इसी वजह से कनिष्क ज्वेलर, यहीं से नाम चुराया है कनिष्क ज्वेलर। अभी कंट्रोवर्सी हो गया था कुछ दिन पहले, एक एड बना दिया था वो, बोला तुम जो है जो लव जिहाद उसको प्रमोट कर रहे हो। कनिष्क बोला भाई हम नहीं कर रहे, माफी मांगते हैं बहुत बहुत। चलो ठीक है, कनिष्क ज्वेलर इसी वजह से नाम, एयरलाइन कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनी कैसे नाम सोचती है। देखो हिस्ट्री में जाकर कहां से नाम उठा लिया कनिष्क का। कनिष्क ज्वेलर फेमस है बहुत, कनिष्क ज्वेलर। ज्वेलरी खरीदे कनिष्क ज्वेलर, भरोसे का नाम कनिष्क ज्वेलर, तो वही कनिष्क। ठीक है, नाम बदनाम कर जाएगा यार। बोलो कनिष्क ज्वेलर, बोले राजा था जुटिया देता, इसको कनिष्क ज्वेलर बना दिए हुए। चलो आगे देखो इसको, ये जो था मिस्टर कनिष्क, इन्होंने अपने राज्य को क्षत्रपों में बांटा, क्षत्रप और महाक्षत्रप। तो क्षत्रप बहुत पुराना इकाई है, जैसे हमारे यहाँ जिला है, जनपद है ना, और जैसे क्षेत्र है, इन सबको अफगानिस्तान साइड में, इराक साइड में यहाँ के राजा क्षत्रपों में बांटते थे। और क्षत्रप है, महाक्षत्रप है, इत्यादि इत्यादि। इसने भी इसी तरह से अपना चलाया। और इसकी उपलब्धियों के बारे में हम लोग बात करेंगे दोस्तों। इसकी उपलब्धियां रही, इसने सिल्क रूट पर कब्जा कर लिया। सिल्क रूट वो रूट था जो चाइना से होकर के मध्य एशिया से होता हुआ सीधा जाता था यूरोप की तरफ। ठीक है, पूरा सिल्क रूट जाता है, इसने सिल्क रूट पर कब्जा कर लिया और सिल्क पे इसने अपना प्रभुत्व जमा लिया दोस्तों। सिल्क, ठीक है, ज्वेलर्स हटा देंगे, केवल मजाक के लिए है कि जिन्हें कनिष्क ज्वेलर नहीं पढ़ा रहे, कनिष्क को पढ़ा रहे। ठीक है, अब आओ सिल्क रूट पे इसने कब्जा कर लिया। ठीक है, मैक्सिमम गोल्ड कॉइन इसी के राज्य में चले दोस्तों। मैक्सिमम गोल्ड कॉइन, रियरली सिल्वर कॉइन, बहुत कम मात्रा में सिल्वर कॉइन, रियरली रियरली। ठीक है दोस्तों, अब देखो सारनाथ अवलेख में इसके अचीवमेंट्स मिलते हैं। सारनाथ अवलेख है, उसमें उसके अचीवमेंट्स मिलते हैं दोस्तों। अश्वघोष, अश्वघोष के देखो अश्वघोष आपके यहाँ पाटलिपुत्र में थे। ये पाटलिपुत्र से अश्वघोष को लेके अश्वघोष के सानिध्य में ही इन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। बौद्ध धर्म की एक नई शाखा जिसको महायान कहा जाता है, उसके सबसे बड़े प्रमोटर बने कनिष्क। ठीक है, और कनिष्क ने चौथी बौद्ध संगति कराई थी। ठीक है, कहां कराई थी? कुंडलवनग्राम कश्मीर में। तो बता सकते हैं कश्मीर तक शासन कनिष्क का था। ठीक है, कनिष्क का शासन था। मथुरा कला के विकास में बहुत ज्यादा योगदान दिए। ठीक है, शक संवत का शुरुआत की है 78 एडी में। शक संवत का शुरुआत करने वाले हैं कनिष्क। बोले कनिष्क है का कुषाण और शुरुआत कर रहा है शक संवत का। बोले ये कुछ मैच नहीं किया सर, कैसे? बोले कुषाण वंश के राजा ने शक राजाओं को हरा करके उस खुशी में अपना कैलेंडर शुरू करा कि आज के डेट से हम यहाँ के राजा हैं और ये शक संवत है। इसको इंडियन गवर्नमेंट जो है
भारतीय सरकार इसी को मान्यता देती है, भारतीय सरकार इसी को मान्यता देती है शक संवत को। चैत्र वैशाख आषाढ़ श्रावण भादौ क्वार कार्तिक अगहन पूष माह फागुन, है ना, ये जो 12 महीनों के नाम हैं ये इसी कैलेंडर से आते हैं, इसको भारतीय सरकार मान्यता देती है। कोई दिक्कत? चलिए, गोल्ड आखिर आता कहां था इस मित्र के पास में? कितना बड़ा गोल्ड इसके पास आता कहां से था दोस्तों? इसके पास गोल्ड आता था सेंट्रल एशिया से और रोमन एम्पायर से। रोमन एम्पायर और सेंट्रल एशिया, यहाँ 2 जगह से गोल्ड मंगाता था और इसी के सिक्के छपवाए और बहुत रेयर क्वालिटी में से सिल्वर को छपवाया। लेकिन जन सामान्य के लिए, जनता के लिए हैवी स्किल्स पे इसने कॉपर के सिक्के चलवाए, या तो गोल्ड या फिर कॉपर, सिल्वर नहीं था। बोला या तो गरीब हो या फिर अमीर हो, ये मध्यम वर्ग वाला कॉन्सेप्ट नहीं है वे। तुमको पता है मध्यम वर्ग जो पैदा हुआ ना, ये 1800 के बाद में जब औद्योगिक क्रांति आई, औद्योगिक क्रांति के बाद में उससे पहले लोग 2 तरह के होते थे, या तो गरीब या फिर अमीर। ये बीच का कॉन्सेप्ट नहीं था, गरीब अमीर के बीच में फंसा हुआ मध्यम वर्ग, ये सब औद्योगिक क्रांति के बाद आया, सन 1800 के बाद में आया है। ठीक है, तो वो भी करा है, अमीर के लिए सोने का सिक्का है, गरीब के लिए तांबे का है, बीच वाला हमने चला है और कोई मध्यम वर्ग नहीं होता। ठीक है, अच्छा 2 चीजें देखिए, जैसे इसको वासुदेवक का उपाधि दिया गया, वासुदेवक, ठीक है, देवप्रिय का भी है। बोले ये सब कैसे बता सकते हैं आप? मथुरा कला में मूर्ति बनाई जाती है दोस्तों, मथुरा कला में मूर्ति बनाई जाती है। ठीक है, मथुरा कला में जो मूर्तियां बनाई जाती हैं बौद्ध की, 2 तरह की कला थी, एक गांधार कला, एक मथुरा कला। मथुरा कला में क्या हुआ कि सबसे ज्यादा सपोर्ट ये किए, तो एक मूर्ति मिलती है जो आज मथुरा संग्रहालय में है, वो क्या है, इधर से मुंडी गायब है उसका। उसके बाद आ जाओ कि इसने इंडिया को और किस किस चीज से इंट्रोड्यूस किया। एक तो पतलून, क्योंकि जो मूर्ति मिली इसमें पतलून पहने हुए दोस्तों, पतलून समझते, पजामा वाला पतलून, ओवरकोट और जूता, इन सबसे इंडिया को इंट्रोड्यूस करने वाला कौन है? तो दोस्तों कुषाण वंश है। ठीक है, कुषाण वंश ने ही इस सबसे इंडिया को इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, अब आ जाओ, कुछ विद्वान को इसने संरक्षण दिया जिसने भारतीय इतिहास में और भारतीय कला संस्कृति में साथ साथ विज्ञान में भी अपने आप को बहुत ज्यादा इन्होंने अपना वर्क दिया और इससे भारत की बहुत बड़ी उपलब्धियां हासिल हुई। जैसे अश्वघोष को तो आप जानते हैं, चौथी बौद्ध संगति के हेड रहे और महान उस समय के बौद्ध भिक्षु रहे हैं। अश्वघोष आध्यात्मिक थे, स्पिरिचुअल थे। चरक संहिता लिखी इन्होंने, आयुर्वेद के महान ज्ञाता। ठीक है, आयुर्वेद से संबंधित रहे ये। वासुमित्र दार्शनिक थे, फिलोसोफर। देखो दार्शनिक का होता है, फिलोसफी का थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया करो कि व्हाट इज दार्शनिक, गूगल पे डालो, सर्च करो क्या होता है दार्शनिक, तब समझोगे। ठीक है, क्योंकि अगर हम लोग इसी पे थोड़ा सा और डेप्थ करते जाएंगे तो चीजें बहुत लंबी हो जाती है, वीडियो बोरिंग हो जाएगा, समस्या उसकी हो जाती है। उसके बाद नागार्जुन, नागसेन, इसको आइंस्टाइन ऑफ इंडिया बोला जाता था। इतना बुद्धिमान व्यक्ति, आइंस्टाइन ऑफ इंडिया है ये। ठीक है दोस्तों, नागार्जुन। और नागार्जुन और मिलिंडर का संवाद तो आपको पता ही है। ठीक है, चलिए माथुरा, 2 विदेशी हैं ये। माथुरा समझ लीजिए ये अपनी बुद्धि के लिए बहुत फेमस था, हाजिर जवाबी, जस्ट लाइक बीरबल। ठीक है, उसके बाद में एजिसिलॉस, एजिसिलॉस जो है वो इटालियन इंजीनियर है दोस्तों, इटालियन इंजीनियर, अभियंता, इटालियन इंजीनियर है एजिसिलॉस। ठीक है, ये इसने कुछ दिया है इस वजह से। ठीक है दोस्तों, हम लोगों ने पूरा डिटेल इसमें कर दिया है कि हमने चीजों को समझने की कोशिश की, हमारी कोशिश रही चीजों को इतना सरल बना सके, आप तक पहुंचा सके, और आप भी उसी क्रम में चीजों को पढ़ लें। कुछ वंश रह गए हैं विदेशी,
उन पे काम कर लेंगे। और भारतीय वंशों का जो क्रम मौर्य के बाद से टूटा, शुंग से आके जुड़ा, उसके बारे में बात करेंगे। चीजों को क्रम में पढ़ेंगे। भारतीय वंश मौर्य से टूटे, शुंग पे जुड़ेंगे, बीच में जो विदेशी है उसको खत्म कर लेंगे, उसके बाद फिर भारतीय वंश आ जाएंगे। ठीक है, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए, अपनी स्टडी को बिल्कुल सतत तरीके से जारी रखो, क्योंकि एवरी डे इज अ वेरी पावरफुल थिंग। प्रत्येक दिन करोगे, हर कार्य को अचीव कर लोगे। ठीक है, इस तरह मिलते हैं अगले ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियो में। तो तब तक के लिए जय हिंद।